आप 84 करोड़ हैं, फौज आपकी है, सेना पुलिस आपकी है, यह आपको इल्यूजन है, क्योंकि आपको उसका असल चार्टर पता ही नहीं है। फिर आप कहते हो ये तो हमारी पुलिस है, हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रही है? तो पुलिस में लोग तब भी थे जब अंग्रेज थे। तो जलियांवाला बाग हुआ था, उस जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले सारे हिंदू ही थे, उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन उस सरकार के नौकर थे, तो उन्होंने नौकरी कर रहे थे। वो इस सरकार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं। आपको यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। यह एकमात्र दुनिया का देश है जहां संसार की हर समस्या समाज सरकार से निकलवाना चाहता है। यह अगस्त का महीना है। कुछ यादें सनातनी हिंदुओं को याद रखनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को जब आप बात करें तो उनको ये याद रहे उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितनी बड़ी नौकरी की, इसका कोई महत्व नहीं है। अगस्त का महीना कुछ लोगों के लिए बड़ा बुरा है। अगस्त आते ही उनके पैरों में दर्द, सर में दर्द होने लगता है। क्यों? ऐसा क्या है अगस्त में? ऐसा कुछ है कि नहीं है? इसलिए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी और 5 अगस्त को 2020 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई। लेकिन इसी अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और उसको क्योंकि वो एक, जब भीड़ कुछ कहने लगती है तो बहुत लोगों को लगता है कि इतने करोड़ों लोग कह रहे हैं, अगर मैं कोई नई बात कहूंगा तो पता नहीं लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पागल मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सच बोलने के लिए पागल बनना पड़ता है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी हर बात को लोग तारीफ करें, ये नहीं होने वाला है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड आज भी चल रहा है, और क्योंकि सबको उसी धारा पे जाना है, इसलिए वो रास्ता मैंने चुना ही नहीं है। इसलिए इस रास्ते पे आया हूं कि यहां से सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही आप उधर गए तो सुबह से शाम तक झूठ ही बोलेंगे और कुछ करेंगे नहीं। आप दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहीं भी ये तथ्य नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। कुछ मूर्ख लोगों ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए, अपने स्वार्थों के ध्यान में रखते हुए आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, झंडा फहर रहा है, धुन बजाई जा रही है, चारों तरफ फूल बिखेरे जा रहे हैं। 2025 में भी अगर हम ये कर रहे हैं, मैं सत्ताओं की बात नहीं कर रहा, आपको सच पता होना चाहिए। और जिस दिन आपको सच पता हो जाएगा, सत्ता को समझ में आ जाएगा कि लोगों को पता चल गया है। कोई डॉक्यूमेंट भारत की 3 मूर्ति से लेके जहां जहां है, कहीं ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। मुझे इसका दुख नहीं है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है साहब, नहीं हुआ तो 16 का हुआ होगा। जब आप अपनी आजादी को इतने सस्ते में लेते हैं तो फिर आपकी दुर्गति होनी है। 1947 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। जो बच्चे आज के दौर में अपने हाथ में पूरी दुनिया को लेके चलते हैं, उन बच्चों से मेरी निवेदन है कि मैं जब तक ये मंच छोड़ूं तब तक वेरीफाई कर लें।
क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उस कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स जहां लिखे हैं, उसमें 15 अगस्त 1947 को लिखा गया है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता है। और उसी का कारण है कि आज 2025 में 24 में हम छोटे छोटी चीजों को बदलने में इतनी शक्ति लगानी पड़ रही है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की जो संतानें हैं, जो सत्ता पे थीं, उनको वही सूट करती है। इसलिए छोटे से नैरेटिव को बताने में, बनाने में कितना समय लगता है कि ये जो संविधान, जिसे हम दिन भर संविधान संविधान लेके चलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। उसमें कुछ ऊपर नीचे गुणा भाग हमने किया है। इसलिए भारत के संविधान के तहत अगर आप देखें तो कोई ऐसा कानून बहुत बड़े रूप में नहीं बदला गया जो हमारे लिए होता, हमारे नेताओं के लिए होता, संसद के लिए होता, समाज के लिए होता। कानून वही है। आज भी भारत की पुलिस 1860 और 1861 के कानून से चल रही है। मैं कल भी बच्चों के बीच में बैठा था, कुछ लोग बैठे थे, तब भी मैंने ये बात कही कि आप थोड़ी देर के लिए कभी कभी सोचते हैं, ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे ही भाई हैं, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। इन बेचारों की गलती नहीं है। ये समाज में तथाकथित बुद्धिजीवी जो घूम रहे हैं, जिन्हें लंबी लंबी 5-5 घंटे की कहानियां सुनानी है, लेकिन वो बात नहीं बताएंगे जो इस हॉल से निकलते ही आप उसे कर सकते हैं। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान काम है। कभी कभी उस जगह पे खड़े होकर के आपको एहसास होगा कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। न सत्ताओं को भी नहीं पता और समाज को भी नहीं पता। जिस कानून के तहत भारत में पुलिस का निर्माण हुआ, जिन कारणों से हुआ, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, वर्तमान पुलिस को हम समझ नहीं पाएंगे। जो भारत में अंग्रेजी शासन था, बहुत सारी जगह अंग्रेज सीधे तौर पर राज कर रहे थे, और बहुत सारे हमारे स्टेट ऐसे थे जहां राजा के माध्यम से वो राज्य चलाते थे। तो जब उनको लगान वसूल कर, लगान फिल्म आई आपने देखी होगी, तो जब वो लगान उनको वसूल करना होता था, तो जहां वो राजा नहीं होता था, जहां उनको सीधे लगान लेने जाना पड़ता था, तो जब वो गांव में जाते थे तो गांव के लोग हॉस्टाइल हो जाते थे, तो वायलेंस करने लगते थे, मारपीट, पत्थर, ये सब करते थे। तो अंग्रेजों की गिनती ज्यादा थी, उस बहुत सॉरी कम थी, तो उनके लिए यह बड़ा मुश्किल होता था कि हर बार लगान लेने जाएं और लहूलुहान हो जाएं। तो उन्होंने सोचा कि हम थानों और पुलिस की स्थापना करते हैं, और थानों की स्थापना की गई, पुलिस की स्थापना की गई। तो जहां जहां अंग्रेजों को लगान वसूल करने सीधे जाना होता था, वहां वो पुलिस उनके साथ जाती थी, और लगान वसूल करने से पहले जो लोग वहां इकट्ठे होते थे, जब उनसे लगान मांगा जाता था तो पुलिस उनकी पिटाई करती थी और लगान की वसूली करती थी, और वसूल करके वो अंग्रेजों को दे देते थे। ये पुलिस का निर्माण भारत में हुआ। भारत से अंग्रेज चले गए, पुलिस का कानून वही है। अब पुलिस वाले को कोई ये बता नहीं रहा है कि अंग्रेज चले गए हैं, वो आज भी वसूली कर रहा है बेचारा। तो उस पुलिस वाले की गलती नहीं है भाई, क्योंकि अब आपके यहां बड़े ओहदेदार बैठे इस आजाद भारत के पुलिस में, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कम भी हो। अब वो वसूली किसके लिए कर रहा है? करता है कि नहीं करता है? और नहीं करता है तो धुन देता है आपको, तो धुनने की प्रैक्टिस तो पुरानी है उसकी। तो आपने कभी उसको बताया, कभी सत्ताओं ने बताया कि अंग्रेज जा चुके हैं,
अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये भी तुम्हारे भाई बहन हैं और तुम भी इनके भाई बहन हो, लिहाजा तुम्हें वसूली नहीं करनी है, लठ नहीं चलाना है। लेकिन वो बेचारा चला रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो तो समझ रहा है कि दिल्ली में होगा कोई, हमें तो वसूली के लिए बनाया गया था, हम वसूल कर रहे हैं। तो आज भी हमारे देश में ऐसे कानून चल रहे हैं। इसलिए हम पिछले करीब करीब अगर इन 10 सालों को छोड़ दें तो हम ऐसे महामूर्ख लोग थे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को मुबारकबाद देते थे कि आपको पाकिस्तान की आजादी मुबारक हो। दुनिया में कहीं राष्ट्र ऐसा मिलेगा, कोई समाज ऐसा मिलेगा? 15 अगस्त 1947 को जब देश के विजनरी प्रधानमंत्री, महाज्ञानी प्रधानमंत्री, अद्भुत किस्म के पंडित प्रधानमंत्री, जब वो भाषण देने के लिए 15 अगस्त में खड़े हुए थे तो दिल्ली की सड़कों पे 10.5 लाख लोगों की लाशें पड़ी थी और बड़े बड़े कपड़े लगा करके उन लाशों को छुपा दिया गया था कि उनको भाषण देना है। पूरे देश में सड़कों पे लाशें पड़ी थी। 15 अगस्त को लाशें उठनी जरूरी नहीं थी। कौन मरा है, कौन नहीं मरा, कौन किसका भाई है, कौन किसकी मां है, भाषण जरूरी था, आजादी की नौटंकी जरूरी थी। और ये 14 अगस्त को हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जब जब आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो वर्तमान ठीक नहीं कर पाएंगे। जो लोग 14 अगस्त को याद रखते हैं उनको 16 अगस्त भी याद रखनी चाहिए। और जिस दिन ये याद रहने की जो चीज आपके राष्ट्र की है वो जब तक नहीं याद रखेंगे, आप कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी महंगी गाड़ी में घूम लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 16 अगस्त की तारीख किसी को याद है? हाँ ना में बताइए, आप मेरे अपने घर के लोग हैं, कोई इम्तिहान नहीं हो रहा। किसी को याद है 16 अगस्त? किसी को याद हो तो हाथ उठाइएगा। इस पूरे सफर का एक ही मकसद है कि आपको रिसर्च करने में सालों लगेंगे। मैंने सालों लगा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ये इंफॉर्मेशन निकालता हूं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। 1946, बहुत कम लोग इस समय की चीज़ों को जानते हैं, और या तो जानते हैं इसके बाद भूल जाते हैं, या भूलने की बात करते हैं ताकि हमको ये कहना ना पड़े, सुनना ना पड़े, हम क्यों इस चक्कर में पड़े। ये भी एक कहानी हो सकती है। दोनों में से कोई एक बात तो ज़रूर सच है कि आप भूल गए हैं या आपने जानबूझ के भुला दी है। मार्च 1986 को भारत के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था और कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर के हमारे पूजनीय डैश 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 उनके कान में 2 ही बातें साफ की कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं। और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब वो आए थे, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो अब ये बात तय हो गई तो आनन फानन में चुनाव की घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। अब जब चुनाव की घोषणा हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम भेजे अध्यक्ष बनने के लिए। अब आज की कांग्रेस के बारे में अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है, लेकिन उस दौर में भी
ये कोई एक आदमी या कोई एक संगठन ये कहे कि हम ही राष्ट्रवादी हैं और कोई नहीं है, ये बड़ी घटिया और छोटी सोच है। जो आपको नहीं भी मानता है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और वो सही काम सही समय पे करता है तो वो मेरे लिए राष्ट्रवादी है। तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और गांधी ने अपनी इच्छा यह जाहिर कर दी थी। उस इच्छा जाहिर करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव के लिए 3 नाम भेजे तो चचा का नाम नहीं था। फिर गांधी जी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और उन्होंने कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। उनके दबाव में सीडब्ल्यूसी ने नेहरू जी का नाम भेजा। उसमें पट्टाभी रमन भी थे, उसमें पटेल भी थे। नाम भेज दिया गांधी के दबाव में। और उस समय 15 प्रांतीय असेंबली थी और 15 प्रांतीय असेंबलियों से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था। वोट पड़ गए और गांधी जी ने, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बहुत मासूम, बहुत भोले जो दिखाए गए वो थे नहीं। उन्होंने किस खूबसूरती से यह काम किया, लेकिन उस समय के उन कांग्रेसियों को याद कीजिए। जब मिल जाएं तो कहीं जरूर बताइए कि मैं नाम लूंगा, मेरे पास मिल नहीं रहा है। नेहरू का नाम कांग्रेसियों ने दबाव में भेज तो दिया, गांधी के दबाव में। जब वोट पड़े तो गांधी जी ने क्या किया कि उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया जो थी उसमें जो सबसे निजी आदमी थे, जो उनकी तमाम अंदरूनी और बाहर की चीजों को जानते थे, जो दुनिया के हर सफर में उनके साथ थे, वो भी कांग्रेसी थे। लेकिन कांग्रेस को अगर आज के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको अपना एजेंडा नजर नहीं आएगा। मैं कांग्रेस को अपने नजर से देखता हूं तो उसमें जो लोग जिन्होंने आने वाली संतानों के लिए सच लिखने की हिम्मत की, मेरे लिए बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। कहा कि इनकी देखरेख में चुनाव होगा, और क्योंकि वो उनके साथ लंबे समय से थे तो उन्होंने सोचा कि मेरे साथ रहते रहते बेईमानी तो कर ही लेगा ये, जब जरूरत पड़ेगी। ये उनका भाव रहा होगा। आप सोचिए कि 15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट पड़े तो 1 वोट इनवैलिड हुआ और 2 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिले, और कुल मिला के 15 में से 12 वोट बचे, वो सरदार पटेल को मिले। ये सब साक्ष्य अवेलेबल है। अब सरदार पटेल को मिले तो क्या करते? तो सरदार पटेल तो सभी जानते थे, पटेल के बारे में कोई छुपी बात तो है नहीं। अब सरदार पटेल के पास गए, उस पर एक फिल्म भी आई है, उसमें टेम्परिंग की गई है, लेकिन कुछ हद तक वो फिल्म आ गई है। और सरदार पटेल से कहा, देखो हालात ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि नेहरू के फेवर में तुम विड्रॉ कर लो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। अच्छा, एक स्वाभिमानी आदमी का एक संकट भी होता है। स्वाभिमानी आदमी बहुत देर तक ये जानने के बाद कि कोई सामने वाला जो है वो 420 कर रहा है आपके साथ में, लेकिन उसका समस्या यह होती है कि वो उस 420 में का उसका कभी मान सके। उसने जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने पद छोड़ दिया। तो सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं मिले, और जिसको एक भी वोट नहीं मिला वो अध्यक्ष भी बना और देश का पहला प्रधानमंत्री बना। आपकी तो इस पैदाइश में ही घोटाला हुआ है। तो अब जो घोटाले हो रहे हैं उनसे आपको क्या लग रहा है? उन घोटालों की तो पैदाइश है ये आलू से सोना बनाने वाला। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी ये सारी घटनाएं लिख के चले गए हैं हम जैसे लोगों के लिए, कि पुष्पेंद्र ने पढ़ना और बताना लोगों को, वो अवेलेबल है। तो मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, वर्तमान आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जल्दी में हैं। 1000 साल से
इस देश में आक्रांता आए, इस्लामिक रूलर आए, पुर्तगालीज आए, जितने भी आए, अपने गरिबान में झांक के देखिए, किले की कुंडी अंदर से खुली है। किसी बाहर से आने वाले आक्रांता ने आप पे हमला नहीं किया, हमने उनका वेलकम किया है। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि जब हमारा 10-50 लोग, जब हम जा रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, तो हिंदुस्तान के लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे और ईमानदार है। देखिए, आपको अच्छे नहीं लगते वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी 3-4 ईमानदारियां ऐसी हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा अगर ये हमारे ऊपर एक पत्थर भी अगर फेंक देते तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम बिना सोचे हर एक का इस्तकबाल करने लगते हैं। यह भी हमारी बीमारी है।